पिछले साल 4 जुलाई को मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कैसी एक बदलाव के लिए पटाखों और नशे में धुत लोगों से दूर कैंपिंग के लिए गए थे। हमने झील के पास जंगल में एक शांत और एकांत जगह ढूंढ ली थी। वहां ना ही कोई मोबाइल सेवा थी और ना ही कोई और कैंपर, बस हम दोनों, एक टेंट और नेचर। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ठंडी हवा ने तापमान को गिरा दिया। हम चटकती आग के पास बैठे और आसमान में पटाखों की चमक देखने लगे। हमने मोर्स बनाए, रोस्ट चिकन खाए और एक दूसरे की बाहों में सो गए। हमें बहुत ही अच्छी नींद आने लगी थी। सुबह के करीब 1:30 बजे गाने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। हाँ, जंगल में कोई गाना गा रहा था। पहले तो आवाज धीमी और हवा के बहाव जैसी थी, जैसे पेड़ों के बीच से आ रही हो। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा, लेकिन तब तक कैसी भी उठ गई और मेरी तरह हैरान होकर देखने लगी। क्या तुमने सुना? उसने हल्की आवाज में पूछा। जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, मुझे एहसास हुआ कि ये कोई औरत है जो धीमी बेसुरी आवाज में गॉड ब्लेस अमेरिका गा रही है। उसका ना ही कोई सुर था ना कोई ताल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में है और बहक गई है। ये ऐसे क्यों गा रही है? कैसी ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता, 1 मिनट में देखता हूँ। कैसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगी, नहीं रुको, अगर वो कोई पागल औरत हुई तो, उसके पास चाकू हुआ तो। मुझे उसकी गहरी नीली आंखों में डर दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से डरने वालों में से नहीं है, लेकिन उस औरत के गाने की आवाज डरा देने वाली तो थी। मैंने कुछ और सेकंड्स इंतजार किया और फिर तय किया कि एक बार तो चेक करना ही चाहिए। मैंने टेंट खोला और मैं बाहर आया। आग बुझ चुकी थी, लेकिन चांद इतना रोशन था कि हमें कैंप के आसपास की जगह ठीक से दिखाई दे रही थी। मेरी आंखों ने लंबे लंबे पेड़ों को स्कैन करना शुरू किया और अचानक मुझे एक आकृति दिखाई दी। ये एक औरत ही थी। वो हमसे करीब 30 फीट की दूरी पर खुले मैदान में धीरे धीरे नाच रही थी। वो कंकाल से दुबली पतली थी और उसके पैरों में जूते नहीं थे। उसने एक फटा हुआ अमेरिका का झंडा पहना हुआ था जो गंदा और दागदार था। झंडा उसके कमजोर शरीर से किसी ड्रेस की तरह चिपका हुआ था। उसके बिखरे सफेद बालों ने इससे बेहतर दिन देखे थे। God bless America, my home, sweet home. God bless America, my home, sweet home. जैसे ही मैंने उसके नंगे पैर देखे, मेरी धड़कन रुक गई। उसके पैरों से खून बह रहा था, जैसे वो सुइयों पर चल रही हो। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी उसका चेहरा। वो खुश थी। उसके चेहरे पर एक गहरी जमी हुई मुस्कान फैली हुई थी जो उसके गाना गाने पर भी नहीं बदल रही थी। तब तक कैसी भी बाहर आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, आखिर उसे हो क्या गया है? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उस औरत ने हमारी तरफ देखा और हाँफते हुए, टूटे हुए अंदाज में हंसने लगी। हम वापस टेंट की तरफ भागे और जिप लगाकर अंदर घुस गए। हमें लगा कि वो अपने आप लौट जाएगी। वो हमारे पीछे पीछे टेंट तक नहीं आई और 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी कि शायद कोई नशेड़ी होगी जो रात में बेवजह घूम रही थी, आखिरकार हम सो गए और सोचा कि बस बात यहीं खत्म हो गई है। लेकिन आधे घंटे के अंदर ही कैसी की चीख सुनकर मेरी आंख खुल गई। फिर मैं भागते हुए कदमों की आहट धीरे धीरे कम होते हुए सुनता। वो हमें देख रही थी, यहाँ तक कि उसने हमारी तस्वीरें भी ली। मैं बाहर निकलकर छानबीन करना चाहता था, लेकिन इस बार कैसी ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। जब सूरज की रोशनी टेंट पर पड़ी, हम बाहर आ गए। सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो ये थी कि हमारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी। किसी ने हमारे कूलर से पंखे लिए हुए थे, जगह जगह कपड़े फैलाए हुए थे और कैंप की कुर्सियों के साथ भी छेड़खानी की हुई थी। लेकिन आग का गड्ढा, वहां से हर चीजें सबसे ज्यादा खराब हो गई। ठंडी राख में कुछ आधा जला हुआ मिला। मैंने उसे उठाया। वो एक तस्वीर थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसमें मैं टेंट में सो रहा था। ये ठीक वही एंगल था जहां से कैसी ने कल रात उस औरत को देखा था। उसके पीछे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था जो मुझे खून जैसा लग रहा था। उस पर लिखा हुआ था, इस 4th को मेरे हो जाओ। हमने अपना सामान बांधा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। हम सीधा घर के लिए निकले और जब तक शहर में नहीं पहुंच गए हमने गाड़ी नहीं रोकी। मैंने इस हादसे की शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन रेंजर ने मुझसे कहा कि उस वीकेंड पर आसपास की जगहों से कोई शिकायत नहीं आई है। वहां ना ही किसी गुमशुदा इंसान और ना ही किसी अजीब घटना की कोई कंप्लेंट थी। मुझे नहीं पता कि हमने क्या देखा, कोई बेघर, पागल, भूत। लेकिन कैसी और मैं अब अकेले कैंपिंग जाने के लिए बहुत डर गए हैं। खाली जगहें अब हमें उस औरत का चेहरा याद दिला देती हैं। हाइकिंग और एडवेंचर पसंद करने वाले लोग जो घूम रहे हैं
वो हर 4 जुलाई को अपना ध्यान जरूर रखें। हाय, मेरा नाम जेमी है। मैं 14 साल का हूँ। पिछले साल 4 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद हमेशा हमेशा के लिए खराब कर दी। मैंने पूरी कहानी किसी को नहीं बताई, सिवाय मेरे चचेरे भाई जॉश के, जिसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। हमारे शहर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़े और मजेदार मेले का आयोजन किया गया था। खुशी से पागल हो चुके बच्चों और लोगों की जोर जोर से हो रही बातों से दूर होकर मैं चुपचाप मेले के पीछे सिगरेट पीने निकल गया। मैं सिर्फ सस्ती मुड़ी हुई सिगरेट पीता था जो मैंने अपने चाचा से चुराई थी। मेरी मॉम को नहीं पता था कि मैं कभी कभी स्मोक करता हूँ, इसलिए मुझे सावधानी बरतनी पड़ती थी। जैसे जैसे मैं मैदान के किनारे कूड़ेदान के पास पहुंचा, झूलों की आवाज और स्पीकर पर बजता तेज म्यूजिक हल्का होता गया। वहां कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां थी और चेन से बनी फेंस जो मेले और जंगल को अलग कर रही थी। मैंने एक लंबा कश लिया जिसने मेरे दिमाग को शांत कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि मेरी नजर एक आदमी पर नहीं पड़ी। वो एक कूड़े के डब्बे के पास झुककर बैठा हुआ था और उसने अपने सर पर लाल, सफेद और नीले रंग का बैंडाना बांधा हुआ था। उसका चेहरा खुरदरा और झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके गाल पर लंबे चमकदार निशान थे जो जलने जैसे लग रहे थे। उसने अपनी 2 उंगलियों के बीच एक छोटा सा पटाखा जलाया और मन ही मन हंसने लगा। मुझे लगा था कि वो फट जाएगा और वो उछल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बस वहां खड़ा रहा और उसे जलते हुए देखने लगा। उसके बाद उसने एक और पटाखा जलाया और फिर एक और। हर बार वो उसे अपने हाथ पर फटने देता जैसे उसे दर्द ही ना हो रहा हो। अचानक उसने अपना सर मेरी तरफ घुमाया जैसे उसे अभी वहां मेरे होने का एहसास हुआ हो। वो मुस्कुराया और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पटाखे पसंद है? जब हमारी आंखें मिली तो मैं एकदम डर गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं हिल भी नहीं पाया। जिस तरह से वो बैठा हुआ था और पलके तक नहीं झपका रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरे जवाब देने तक का इंतजार नहीं किया और बोलने लगा, मुझे पसंद है कि जिस तरह ये चिल्लाते हैं, और फिर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में ऐसा छल था कि जैसे वो अपने अंदर चल रहे किसी जोक पर हंस रहा हो। मैं पीछे हट गया। मैंने सोचा कि मैं ऐसा कह दूं कि मैं रास्ता भटक गया हूं और भीड़ की तरफ भाग जाऊं, लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी जेब से रोमन मोमबत्ती जैसी कोई चीज निकाली और उसे फुलझड़ी की तरह जला दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने उसे मेरी तरफ फेंक दिया। वो चीज हवा में उड़ गई और मेरे सर के पास से चिंगारी निकली। वो खुशी से ताली बजाता हुआ खड़ा हो गया, जैसे मेरा डर उसके पागलपन की डोज बन गया हो। आओ मैं इसे तुम्हारे मुंह में डाल दूं, वो चिल्लाया और मेरे पीछे भागने लगा। मैंने भी भागना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इससे ज्यादा तेज भागा था। मुझे उसकी जेब से बॉटल रॉकेट के निकलने की आवाज और उनसे निकलने वाली चिंगारी की आवाज अपने पीछे सुनाई दे रही थी। धमाका सुनो तुम, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो पूरे वक्त हंस रहा था। उसकी हंसी ऊंची और टूटी हुई थी, वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। मैं मेले के अंदर आने में सफल हो गया और मैंने खुद को कॉर्न डॉग के स्टैंड के पीछे छुपा लिया। जब मैं पीछे मुड़ा तो वो जा चुका था। बस यूं ही। मैंने पुलिस से कुछ भी नहीं कहा। आखिर मैं कह क्या सकता था? एक पागल आदमी मेरे ऊपर पटाखे फेंक रहा था। अगली सुबह शहर के सभी लोग मेडिसन के बारे में बात कर रहे थे। वो 14 साल की थी और मेरे स्कूल में पढ़ती थी। हर पोस्ट पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। उसके दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे और अपने सुनहरे बालों को पोनीटेल में बांध कर रखती थी। उस रात को मेले से वो गायब हो गई थी। 2 दिन के बाद पुलिस को उसकी लाश मिल रोड के एक गड्ढे में मिली। पुलिस ने रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन लोगों ने बातें की। मेरे कजन ने बताया कि उसके डैड जो फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने देखा कि क्या हुआ था। किसी ने मेडिसन के मुंह में पटाखे भर दिए और फिर उन्हें जला दिया। मेडिसन के होंठ जल चुके थे और उसका चेहरा काला पड़ गया था, जैसे किसी ने उसे एक आखिरी बार चिल्लाने का मौका दिया हो। ये सब सुनने के बाद उस पागल आदमी के शब्द मेरे कान में गूंजने लगे, मुझे पसंद है वो जिस तरह चिल्लाते हैं। मुझे आज भी बार बार वो शब्द अपने दिमाग में सुनाई देते हैं। उस दिन के बाद से मैं कभी मेले में नहीं गया और ना ही उसके बाद से मैं कोई सिगरेट पी पाया। ये इन्वेस्टिगेशन कुछ वक्त के बाद बंद हो गई क्योंकि वो आदमी कभी मिला ही नहीं। लेकिन 1 हफ्ते पहले मैं स्कूल से घर लौट रहा था और मैंने खेल के मैदान के बगल में बनी नाली में देखा। एक साइड काली हो चुकी थी और उसमें से अभी भी सल्फर की महक आ रही थी। वो एक बैंडाना था, लाल, सफेद और नीले रंग का। मैंने उसे नहीं छुआ। मैंने उसे कुछ सेकंड तक देखा और फिर भागते हुए घर चला गया। तो हाँ, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं या नहीं भी,
लेकिन अगर कभी आपको सल्फर की महक आए या फिर आपको 4 जुलाई को पटाखों के जलने की आवाज सुनाई दे तो बाहर मत रहना। और अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि क्या तुम्हें पटाखे पसंद है तो भाग जाना। हर 4 जुलाई को मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह 2017 की वो यादें हैं। उस वक्त मैं 16 साल का था और इंडियाना के गांव में अपने अंकल से मिलने गया था। वहां पर उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस था जहां खेत, पुराने पेड़ और एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद फेंस थी जो एक क्लासिक अमेरिकन पोस्ट कार्ड की तरह लगता था। मैं कई बार पहले भी वहां गया हुआ हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए थे, इसलिए मेरे अंकल, आंटी और उनके दोनों बच्चों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। ये हॉट डॉग, गन्नों और पटाखों वाला बहुत ही सुकून भरा 4 जुलाई था। शहर ने कोई बड़ा आयोजन नहीं रखा हुआ था, इसलिए हमने अपने ही थोड़े बहुत पटाखे आंगन में जलाए। ये तब की बात है जब सूरज ढल गया। मैं अपने कजन्स पर नजर रखा हुआ था जब वो पटाखे जल रहे थे। मैं कूलर से सोडा लेने के लिए उठाई था कि मेरी नजर खेत के दूसरी तरफ पेड़ों की लाइन के किनारे पर पड़ी। एक छोटी बच्ची, शायद 7-8 साल की होगी, हाथ में फुलझड़ी लेकर वहां खड़ी हुई थी। उसके कपड़े पुराने लग रहे थे, जैसे 60 के दशक के हों, और उसके मोजे कीचड़ और गंदगी से सने हुए थे। उसने जूते नहीं पहने थे, जो मुझे बहुत अजीब लगने लगा। एक और अजीब चीज थी, उसके हाथ में फुलझड़ी, लेकिन वो किसी आम फुलझड़ी की तरह नहीं लग रही थी। वो हर वक्त चमक रही थी। उसकी चिंगारियों की चमक कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। मुझे लगा कि वो किसी पड़ोसी की बच्ची होगी जो या तो हो गई होगी या फिर हमारे साथ आने के लिए दिलचस्प होगी, इसलिए मैं उसकी तरफ चलने लगा। जब मैं उसके इतने पास पहुंच गया कि वो मेरी आवाज सुन सके तो मैंने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया। आओ मेरे साथ एक फुलझड़ी जलाओ। तुम हमारे साथ आ सकती हो, मेरे कजिन्स के पास और भी पटाखे हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और अचानक उसकी तरफ जाना मुझे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी महसूस हुई। मैंने परेशान कर देने वाले बच्चे देखे हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें बुलाकर लोग पछताते हैं, लेकिन वो मुझे डरावनी लगी। उसकी नकली हंसी और बिना किसी एक्सप्रेशन वाली आंखों ने मुझे ऐसा महसूस करवाया कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वो अचानक मुड़ी और जंगल में भाग गई। पहले मैंने उसके पीछे भागने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मेरा ध्यान उस जगह पर गया जहां वो खड़ी हुई थी। उसके पैरों के नीचे की घास पर जलने का बड़ा निशान था। उसके जाने के बाद भी उस फुलझड़ी की चमक मेरी आंखों में नजर आ रही थी। उस रात मैंने उसके बारे में भूलने की कोशिश की। हम फिल्म देखने के बाद करीब आधी रात को सोने चले गए। मैं ऊपर गेस्ट रूम में सो रहा था। मैंने अपने कमरे की खिड़की थोड़ी खुली छोड़ दी थी ताकि ठंडी हवा मुझे थोड़ा शांत करने में मदद करे। मेरी नींद रात के करीब 3 बजे खुली। मेरी नजर दरवाजे के नीचे बने गैप पर गई जहां से लाइट आ रही थी। क्या कोई कॉरिडोर की लाइट बंद करना भूल गया था? लेकिन नहीं, मैं गलत था। मैं उठा और जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक फुलझड़ी रखी हुई थी। वो बस वहां पर थी। जो भी उसे यहाँ लेकर आया था उसने इस बात का ध्यान रखा था कि वो उसे इस तरह अटकाए कि वो पूरी जले। उससे ना ही कोई धुआं हो रहा था और ना ही कोई चिंगारी निकल रही थी, पहले की तरह बस सफेद रंग की लाइट। मैं उसे देखता रहा, ये सोचकर कि ये शायद सिर्फ एक सपना है, कि तभी कोई कॉरिडोर के दूसरे हिस्से से खिलखिलाया। उसकी आवाज किसी छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। मेरी आंखें कॉरिडोर के उस अंधेरे हिस्से को दूर से देखने की कोशिश कर रही थी। कुछ सेकंड बीत गए और फिर कुछ मिनट बीतने के बाद मुझे अचानक अपनी तरफ किसी के पैरों के भागने की आवाज सुनाई दी। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, मुझे बस पैरों की थपथपाने की जोर से आवाजें आ रही थी जो हर सेकंड के साथ और पास होती जा रही थी। मैं अंदर भागा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर के मारे हाँफने लगा। ठंडे पसीने ने मेरे हाथों को गीला कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक मुझे उसी खिलखिलाने की आवाज अपने कमरे के कोने से भी आने लगी। मैंने देखा और वो वहां थी, अंधेरे में खड़ी होकर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये वही लड़की थी जो मुझे जंगल के पास दिखाई दी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने धीरे से अंधेरे से झांक कर देखा और मुझे उसका चेहरा नजर आया जिसने मेरी सांसें रोक दी। उसका चेहरा जला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं पिघल कर बंद हो गया हो और कहीं और खुला हो। उसके होंठ काले थे और उन पर छाले थे। उसके हाथ और भी ज्यादा बुरी हालत में थे। वो बहुत पतले और हड्डीदार थे और उसकी स्किन हड्डियों तक जल चुकी थी। उसकी उंगलियों पर एक पटाखा अटका हुआ था जो उसकी स्किन को जला रहा था। 4 जुलाई की शुभकामनाएं, उसने किसी शैतान की तरह चिल्लाकर कहा। ये बहुत ही खतरनाक था। मैं चिल्ला नहीं पाया, मैं बस बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने खुद को फर्श पर गिरा हुआ पाया। मैं पसीने से भीगा हुआ था। मैं भागते हुए अपने अंकल और आंटी के पास गया और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। जब उन्होंने मेरी बातें सुनी तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए। मेरे अंकल धीरे से सोफे पर बैठ गए और रोने लगे। मेरी आंटी ने मुझे नम आंखों से अपने पास बैठाया और मुझे अब तक की सबसे दुख भरी कहानी सुनाई। जिस लड़की को मैंने देखा था वो मेरे डैड की कजन थी। उनका नाम एली था।
जब वो 8 साल की थी तब 4 जुलाई की पार्टी के दौरान लगी आग में उनकी मौत हो गई। वो बान में अकेले पटाखे चला रही थी कि तभी पटाखे की चिंगारी ने उनके कपड़े जला दिए। लोगों का कहना है कि वो चिल्लाई नहीं, वो आग में जलती हुई मुस्कुराती हुई खेत में चली गई, जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हुआ। उन्होंने मुझे एक पुराने एल्बम से एक तस्वीर दिखाई, वो उसी की थी। उनके अंतिम संस्कार के बाद मेरे दादा दादी ने उनके पहने हुए जूते रख लिए। जूते आधे पिघल गए थे और कई जगह से जल गए थे। मुझे समझ में आया कि एली मोजे पहनकर खेत में क्यों खड़ी थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उसने मुझे उसे देखने क्यों दिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं ही उनकी कहानी से अनजान था। वो चाहती होगी कि कोई उन्हें याद रखे। मैंने अपने कजन्स को भी उनके बारे में बताया था ताकि वो एली को मेरी तरह ना देख पाए।